नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी है। श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने भारतीय हॉकी टीम को शानदार जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है और इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय हॉकी टीम से उन्होंने फोन पर बात करके उन्हें पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान खिलाड़ियों से बात करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का हाल जाना और कहा कि इस ऐतिहासिक जीत को भारत का हर एक बच्चा याद रखेगा। भारतीय हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल है। अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे श्रीजेश के प्रदर्शन पर उनकी पत्नी भी काफी खुश नजर आई। श्रीजेश की पत्नी ने कहा कि कांस्य पदक पीआर श्रीजेश और समूची भारतीय हॉकी टीम के डेडिकेशन का परिणाम है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पिता ने भावुक होकर कहा कि ये जीत बड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले मैच में अमित रोहिदास के नहीं होने से मुकाबले पर असर पड़ा, लेकिन इस बार भारतीय टीम के लड़कों ने बेहतरीन हॉकी खेली है। पेरिस ओलंपिक में स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। नीरज आज देर रात जेवलिन फाइनल में उतरेंगे। कुश्ती में भारत के अमन सहरावत 57 किलो भार वर्ग के लिए कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। सेमीफाइनल में अमन को जापान के पहलवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज्योति आराजी महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ के रेपिचेज राउंड में 16वें स्थान पर रहीं। इसी के साथ वो सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसले की जीत का जश्न में पुणे में रोड शो आयोजित किया गया। स्वप्निल ने ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की कयाक 4x500 मीटर फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 0.04 सेकंड के अंतर से पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। स्पेन कांस्य पदक लेने के लिए तीसरे स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 किलोमीटर मैराथन तैराकी प्रतियोगिता में नीदरलैंड्स की शेरोन वान रोवेंडाल ने रोमांचक और ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण पदक हासिल किया। शेरोन वान ने रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण और टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की है। श्रीलंका की टीम में 2 अनकैप्ड खिलाड़ी मिलन रत्नायके और निसाला थरका शामिल हैं। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने यूएस ओपन से अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपना 100% देने में समर्थ नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल में मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है। बिल को लोकसभा में जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना से प्रबल समर्थन मिला। किरेन रिजिजू ने कहा कि पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा गया है। उन्होंने कहा कि आम मुस्लिम लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों की
जो जमीन कब्जे में है उसे भी लेकर फैसला लिया जाएगा। जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने बिल को मुसलमान विरोधी धारणा बनाने के लिए विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारदर्शिता के साथ लाया जा रहा है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारे देश में सभी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, जिसे साल 2013 में चालाकी से छीन लिया गया था। सरकार से अल्पसंख्यकों ने गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिले, इसलिए यह संशोधन बेहद जरूरी है। राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के आने से जो लोग वास्तविक में न्याय के हकदार हैं उन्हें इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों की स्थिति सुधारने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड अध्यक्षा शाइस्ता अंबर ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा यह अधिनियम महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी ने वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार लगातार मुसलमानों के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। अलाना ग्रुप के कार्यकारी निदेशक फौजान अलावी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो विधेयक आ रहा है वे सही दिशा में उठाया गया कदम है। लोकसभा में सुधार के लिए लाई गए वक्फ बोर्ड विधेयक का जौनपुर के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुधार करने के लिए विधेयक लाई है, तो हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को जमकर कामकाज देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश की। सदन में इस मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह देश का सवाल है और दुर्भाग्य है कि इसे भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सदन में विपक्षी सांसदों के रवैये और टीएमसी सांसद के चेयर की ओर चिल्लाने से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज नजर आए। राज्यसभा के सभापति विपक्षी सांसदों के रवैये से आहत होकर सदन से उठकर भी चले गए। राज्यसभा में दोपहर बाद वित्त विधेयक पर चर्चा पूरी की गई। वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा से पहले ही पारित कराया जा चुका है। वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिए गए। वित्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आवासीय घरों की बिक्री वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा रही। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की बेरोजगारी दर में 3.2% की कमी दर्ज की गई है। मनसुख मांडविया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश लगातार विकास कर रहा है। ऐसे में बिना किसी राजनीति के हम सभी को नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ये बयान दर्शाते हैं कि कांग्रेस कैसी सोच रखती है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी को तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान पर कहा कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में पिरोता है। हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। शेखावत ने देशवासियों से कहा कि 9 से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने हिस्सा लिया।
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और बूंद से सिंचाई पद्धति पर जोर दिया। विदेशी दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के देशों को छूट दी गई है। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवाएं बाजार में सीधे उपलब्ध होंगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कॉन्क्लेव के दौरान पिछले 5 सालों में मिशन के जरिए आए बदलावों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की वजह से आए बदलाव पर एक किताब का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंचेगी, जिसमें बायोफार्मा सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा के लिए ईसीआई प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, एसी ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के नेतृत्व में ईसीआई प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने घाटी में विधानसभा चुनाव कराने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आयोग से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की गुजारिश की ताकि वो तैयारी शुरू कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के दौरे पर वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षा के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति की आधारशिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ज्ञान एक आंतरिक खोज रही है और भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान 21वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ बढ़ती साक्षरता पर भी प्रकाश डाला। न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का माओरी कला को दर्शाने वाला मोमेंटो प्रदान किया गया। वरिष्ठ वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का सुबह उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से दुख हुआ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, शांति।
भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2024 तक 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर रहेंगे। यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। पूरे दिन उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में जारी उठापटक का प्रभाव स्थानीय शेयर बाजार में भी देखा गया। दिन के अंत में सेंसेक्स 581 अंक कमजोर होकर 78,886 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 180 अंक लुढ़ककर 24,117 के अंक पर बंद हुआ। स्थानीय शेयर बाजार में उथल पुथल का असर भारतीय मुद्रा पर भी देखने को मिला। गुरुवार को रुपया 1 पैसे कमजोर होकर 83.59 प्रति डॉलर के अस्थायी अंक पर बंद हुआ। देश भर में बेहतरीन 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने के बाद अब BSNL की नजर 5G सेवाओं पर है। कंपनी जनवरी 2025 से ग्राहकों को 5G सुविधा मुहैया करवाने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। यह लगातार 9वीं बार है जब RBI ने नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। द्विमासिक मौद्रिक नीति की रिपोर्ट को जारी करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि 2024 से 25 के लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा गया है। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4.5% पर रहने के अनुमान को कायम रखा है। चेक का निपटान कुछ ही घंटों में हो जाएगा। RBI ने चेक समाशोधन में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए भुगतान करने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अगस्त को 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 जुलाई को भी रिकॉर्ड हासिल करते हुए 670.85 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर को हासिल किया था। NCLT ने इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को रिलायंस कैपिटल के समाधान की योजना के तहत एक विशेष एस्क्रो खाते में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। हरियाणा सरकार ने राज्य में कम बारिश को देखते हुए किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम का शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 10,461 करोड़ रुपए हो गया। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड पर कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कई दिनों तक हिंसा की आग में जलने के बाद बांग्लादेश अब संभलने लगा है। देश चलाने के लिए अंतरिम गठित की गई अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर शपथ ली। इससे पहले पेरिस से ढाका पहुंचे मोहम्मद यूनुस का हवाई अड्डे पर सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमा ने स्वागत किया। हवाई अड्डे पर वायुसेना और नौसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले कुछ छात्र नेता भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। यूनुस ने कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपनी इसे पहली प्राथमिकता बताया। अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को यूनुस ने साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने सभी से एकजुट रहने की अपील की। यूनुस ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बांग्लादेश में अराजकता और अव्यवस्था इस कदर हावी हो गई है कि कई इलाकों में लोग खुद सड़कों पर उतरकर पहरा दे रहे हैं। पुलिसकर्मी गायब हैं और कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है।
हालांकि सेना के जवान कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीती 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में कम से कम 232 लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद ने कहा है कि उनकी आवामी लीग हार नहीं मानेगी। विरोधियों और अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी तैयार है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी नागरिकों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर हमारी नजर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। शेख हसीना के भारत से जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार की ओर से सीमा पर घुसपैठ रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा के प्रबंध चाक चौबंद है। अब अंतरिम सरकार बनने के बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में स्थिरता वापस लौटेगी। जापान में गुरुवार को जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसे 6.9 दर्ज किया गया। दक्षिणी जापान के तटीय क्षेत्र मियासाकी में भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र में 30 किलोमीटर अंदर था। वहीं उत्तर पूर्व के निचिनान शहर में 7.1 के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कम अंतराल में 2 जबरदस्त भूकंप महसूस किए गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अभी तक सेंडाई न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि कई शहरों से इमारतों, दुकानों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। समुद्र में 1 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की संभावना जताई जा रही है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने चेतावनी जारी की है कि अभी एक और बड़े भूकंप आने की संभावना है। स्पेन का उत्तर पूर्वी स्वायत्त इलाका कैटेलोनिया के निर्वासित अलगाववादी नेता पूर्व राष्ट्रपति कार्लस पुजिमोंट 7 साल बाद स्वदेश वापसी पर हलचल उन्होंने मचा दी। पूर्व राष्ट्रपति कार्लस पुजिमोंट सुबह सुबह बार्सिलोना में कैटेलोनिया की संसद के करीब अपने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया, फिर कहीं गायब हो गए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए पूरी जोर लगा दी है। 2017 में कैटेलोनिया की आज़ादी की असफल कोशिश से जुड़े आरोपों में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले कई वर्षों से पुजिमोंट ब्रुसेल्स में रह रहे हैं। अचानक स्पेन पहुंचने पर पुजिमोंट ने कहा कि सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए लौटा हूं कि हम अभी भी यहीं हैं और जनमत संग्रह कराना कोई अपराध नहीं है और ना ही कभी होगा। दरअसल स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटेलोनिया में जनमत संग्रह को गैर कानूनी करार दिया था। फिर भी कैटेलोनिया की संसद ने आजादी के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए स्पेन की सीनेट ने कैटेलोनिया की स्वायत्तता खत्म कर संसद भंग कर दी। पुजिमोंट समेत दूसरे अलगाववादी नेताओं के साथ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। फिल्म वेटेन के निर्माताओं ने अभिनेता फहद फासिल को उनके जन्मदिन पर खास तोहफा देते हुए वेटेन से फहद का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। नागा चैतन्य और शोभिता धूपीपाला ने परिवारजनों की मौजूदगी में सगाई कर ली है। नागा चैतन्य पिता नागार्जुन ने समारोह की तस्वीर साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कहानी के नाम पर फूहड़ता परोसने पर अभिनेता रजा मुराद ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बचाने के लिए ओटीटी पर भी सेंसरशिप लगाई जानी चाहिए। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म लैला मजनू को 6 साल बाद एक बार फिर रिलीज करने के लिए तैयार है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिल रहे सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद निर्माताओं ने यह निर्णय लिया है।
रवि तेजा और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म मिस्टर बच्चन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को महज कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर लगभग 30 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।